हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा। जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि हर संडे को 10 बजे हम लोग मिलेंगे जीके मैराथन के लिए। लास्ट जो जीके मैराथन रहा वो बहुत अच्छा था। उसमें जो है आप लोगों ने बड़ा प्यार दिखाया, उसमें व्यूज़ ठीक ठाक रहे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों को मज़ा आया होगा, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम आज लेके आ गए आप लोगों के लिए सेकेंड जीके मैराथन। संडे है, 10 बज चुके हैं, तो आइए सेकंड जीके मैराथन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े थे पिछले मैराथन में। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बनाते हैं उसके अलावा क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो 3 चीज़ें हैं, एक है उसमें नेशनल पार्क, दूसरा है उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीसरा है उसमें बायोस्फीयर रिजर्व। बाकी इन तीनों का डिफरेंस क्या, इनमें फ़र्क रहता है, सारी चीज़ें मैं डिटेल वीडियो में आपको कभी और समझाऊंगा। सेकंड जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था वो ये छोड़ा था कि सिख जो धर्म है, जो धर्म इसमें होता है, इसमें 10 गुरु हैं, तो 10 के बाद 11वां गुरु कौन बना। तो कोई भी 11वां गुरु नहीं बना, 10 ह्यूमन जो गुरु बने उसके बाद जो 11वें गुरु माने गए वो माने गए आपकी जो बुक है होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब, उनको इन्होंने अपना गुरु बना दिया। साथ में उसके साथ एक और क्वेश्चन आया था कि लिपि क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, तो स्क्रिप्ट है उसकी गुरुमुखी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और इसके बाद चलते हैं हमारे मैराथन की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो इसका आंसर है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल 2 रीजन से सबसे अच्छा कॉटन उगाने के लिए माना जाता है। उसमें जो पहला है वो है इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ठीक है, जो ये वाटर को रिटेन करता है उसकी वजह से ये अच्छा माना जाता है कॉटन को उगाने के लिए। दूसरा, इसमें पाए जाने वाले गुड मिनरल्स, जो मिनरल्स ब्लैक सॉइल के अंदर पाए जाते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके कॉटन की क्रॉपिंग के लिए, और इसीलिए काली मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करी जाती है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। अगर मैं इसके प्रोडक्शन की बात करूं तो भारत देश के अंदर लगभग आपको पूरे इंडिया में ये दिखता ही है कि आपको नॉर्थ में भी ये मिलेगा, आपको ये साउथ में भी मिलेगा, आपको सेंट्रल इंडिया में भी मिलेगा, लेकिन जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वो है गुजरात। उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र। इसके अलावा आप पंजाब में देख सकते हैं, आप JNK में भी देख सकते हैं, जो है कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है कि आपका जो बैटल ऑफ पानीपत द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कौन से ईयर में हुआ था, तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था वो आपका हुआ था 1526। ये आपका हुआ था दिल्ली सल्तनत, जो आपकी दिल्ली सल्तनत के आखिरी रूलर थे, जो आपके आखिरी रूलर थे लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इनके साथ युद्ध हुआ था और ये इनका हुआ था बाबर के साथ। बाबर के साथ ये युद्ध हुआ था आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। बहुत हिस्टोरिक ये बैटल रहा है। हिस्टोरिक क्यों रहा है, 2 कारणों से। पहला, यहाँ पर बाबर जो है भारत देश की तरफ आता है, यानी यहाँ से आप देखेंगे किसका शुरुआत हो चुका है, यहाँ से मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है, यानी मुगल एम्पायर का फाउंडेशन स्टोन इसी बैटल के बाद रखा गया। इब्राहिम लोदी का रूल खत्म करा गया, जो कि दिल्ली सल्तनत का आपका पार्ट था, और एक नया यहाँ पे डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है जो थी मुगल डायनेस्टी। तो पहला जो इसमें मैंने कहा कि ये वॉर जो है बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक है, उसमें पहला कारण यही है कि यहाँ से शुरुआत हो जाएगी एक नई डायनेस्टी की। नंबर 2, ये बैटल जो था लोधी और बाबर एक बहुत छोटी सी सेना लेकर आया था, ये 15-20 हजार लोगों के साथ यहाँ भारत देश में आया था युद्ध करने। इब्राहिम लोदी जहाँ जो है ये 1 लाख सैनिक लगभग इनके थे। ये दोनों यहाँ बैटल ग्राउंड में मिलते हैं, लेकिन बाबर जीतते हैं। जीतने का कारण क्या रहा, यहाँ पर आर्टिलरी का यूज, कैनन्स यूज करे गए थे, आर्टिलरी कैनन्स का यूज करा गया।
तोप जिन्हें आप कहते हैं। तो कैनन्स का यहाँ पर आप इस्तेमाल देखते हैं और ये था पहली बार भारत देश के अंदर जो है आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ है। तो इससे पहले आर्टिलरी का इस्तेमाल कभी भी बैटलफील्ड के अंदर नहीं हुआ था। जो लोधी थे ये इक्विप्ड नहीं थे कैनन्स के साथ। बाबर जो है कैनन्स का यहाँ यूज करते हैं और इसी के बाद जो है बाबर जो है एस्टेब्लिश कर देते हैं यहाँ पर मुगल डायनेस्टी। यहाँ पर एक ऑप्शन और है 1556, ये है आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ये आपका सेकेंड बैटल पानीपत का, पानीपत के दो लड़ाई हुई है, दो बैटल हुई है। फर्स्ट हुई है 1526 जो हुई है इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में, और दूसरी हुई है 1556 जो हुई है हेमू और अकबर इस दौरान बेसिकली राजा थे, बहुत छोटी उम्र में राजा बन गए थे वो। जब हम थोड़ा सा मुगल एम्पायर की तरफ जाएंगे मैं वहाँ डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। 1556 में अकबर जो है वो राजा बन चुके थे, लेकिन इनकी तरफ से जो युद्ध करा था हिमू के साथ वो करा था अकबर के इसने जो सेनापति होते हैं उन्होंने किया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछ रहा है कि द टर्म बटरफ्लाई इज एसोसिएटेड विद, जो टर्म बटरफ्लाई है ये किससे एसोसिएट करता है, यानी कौन से स्पोर्ट में इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो बटरफ्लाई एक स्विमिंग का एक टाइप है, एक टेक्निक है, एक टर्म है जो यूज किया जाता है स्विमिंग में। तो इसका आंसर होगा आपका स्विमिंग। साथ में यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन दिख रहे हैं, गोल्फ, आपका चेस दिख रहा है, आपको शूटिंग दिख रहा है। तो आपने क्या करना है, आपको जैसे कि लास्ट सेशन में भी बताया गया था कि जब भी आपको ऑप्शंस मिले तो जितना आप ऑप्शंस के बारे में पढ़ सकें ज़रूर आप पढ़ें। तो गोल्फ के आप टर्म पढ़ लीजिए, गोल्फ में जो यूज़ होते हैं स्टिक्स वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चेस पढ़ लीजिए, चेस में देखिए एक बड़ा नाम भारत देश की तरफ से विश्वनाथन आनंद आपको पता होगा, ठीक है, अभी गुकेश करके भी फेमस हुए हैं, ठीक है। शूटिंग आपको पता है, तो ये आपको पता होने चाहिए जो फेमस नाम है भारत देश के, जो ओलंपिक में जीते हैं, जो कॉमनवेल्थ भी जीते हैं, जो मेडल जीते हैं, जिन्होंने कुछ बड़ा नाम किया है। कोई अर्जुन अवार्ड जीता है, कोई द्रोणा अवार्ड जीता है। शूटिंग का भी लास्ट उसमें आया भी था आई थिंक करंट अफेयर्स में, जसपाल राणा जो है जिनकी अभी डेथ हुई है वो आए थे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा टर्म जो है पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ओणम जो है कहाँ का फेस्टिवल है, ओणम कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो इसका जवाब है केरला में ओणम मनाया जाता है। और ओणम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हार्वेस्ट, ठीक है। हार्वेस्ट आप समझते होंगे जब जो है फसल उगती है तो ये फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है। आप लगभग आप अगस्त मान के चले, अगस्त में ये मनाया जाएगा। केरला के अंदर ये मनाया जाता है, लगभग 10 दिन तक ये सेलिब्रेट होता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे तमिलनाडु, आप ओडिशा, आप वेस्ट बंगाल देख रहे हैं। पूरे भारत देश की अगर मैं बात करूँ तो पूरे भारत देश में भी हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग नाम से वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे एक बड़ा फेमस है पंजाब के अंदर, आप पंजाब के अंदर देखते हैं एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको आप कहते हैं बैसाखी। ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, पर चलिए बैसाखी जो है वहाँ मनाई जाती है, ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। इसके अलावा आप वसंत पंचमी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। कहीं खिचड़ी करके सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। आप ओणम है, तमिलनाडु के अंदर पोंगल मनाया जाता है, ठीक है। असम के अंदर अगर आप जाएंगे वहाँ बिहू मनाया जाता है। और बिहू की अगर मैं बात करूँ तो बिहू जो है साल में 4 बार मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको छोटे छोटे फेस्टिवल पता होनी चाहिए कि हार्वेस्ट फेस्टिवल, अगर यहाँ पे ओणम आ गया है तो ओणम के अलावा भी जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है उनको भी आप थोड़ा सा पढ़ने का कष्ट उठाएंगे, ठीक है। तो बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि बैसाखी है, बिहू है, ठीक है। आपको मैं पोंगल बता चुका हूँ, तमिलनाडु का मैं आपको पोंगल बता चुका हूँ। बाकी अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूँ तो मैं वसंत पंचमी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारे फेस्टिवल जो है ये है रिलेटेड टू हार्वेस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि इंडियन नेवल एकेडमी, जो इंडियन नेवल एकेडमी है ये कहाँ सिचुएटेड है। तो इसका सीधा सीधा जो जवाब है वो है इजिमाला, ये है आपके केरला के अंदर। यहाँ आपका जो है इंडियन नेवल एकेडमी सिचुएटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
टिहरी डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। जो टिहरी डैम है ये कौन से रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो इसका जवाब नर्मदा, भागीरथी, कावेरी और यमुना। अगर थोड़ा सा इसका मान लीजिए, एक बारी के लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि इसका जवाब आपको नहीं पता है, तो इसका जवाब देने के लिए अगर आपको ये पता है ना टिहरी डैम कहाँ है, देखिए टिहरी डैम आपका है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो अगर इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ दूं और मैं आपको सिर्फ इतना बोलूं कि अगर आपको ये पता है कि उत्तराखंड के अंदर इनमें से कौन सी नदी बहती है, तो आप इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। और देखिए अगर थोड़ा सा अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता है कि इसका जवाब होना चाहिए भागीरथी, है ना। भले मुझे इसमें कोई आंसर पता हो या ना हो, मुझे नहीं पता कि टिहरी डैम किस पे बना हुआ, लेकिन अगर मुझे पता है कि भाई टिहरी डैम जो है वो उत्तराखंड के अंदर है, तो कहीं ना कहीं मैं जवाब दे पाऊंगा कि इसका जो जवाब है वो भागीरथी, क्योंकि देखिए नर्मदा, कावेरी, यमुना ये उत्तराखंड के अंदर नहीं बहती है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। ये कह रहा है फर्स्ट इंडियन टू गेट परमवीर चक्र। परमवीर चक्र पाने वाले पहले इंडियन कौन थे? तो इसका जवाब है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा जो है ये पहले भारतीय थे जो कि परमवीर चक्र जिनको मिला है। ये इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसमें इनको मिला था 1947-48, वहां पर इनको ये जो है रेसिपिएंट बने हैं आपके फर्स्ट परमवीर चक्र के। और परमवीर चक्र की अगर मैं बात करूं तो ये है भारत का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है भारत देश का, यानी भारत देश के अंदर वीरता के लिए जो मिलने वाला पुरस्कार है उसका सबसे बड़ा यह पुरस्कार है। थोड़ा सा जरा जूम इसे, चलिए। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है जो नरोरा थर्मल प्लांट इज लोकेटेड इन, जो आपका नरोरा थर्मल प्लांट है ये कहाँ सिचुएटेड है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। थर्मल प्लांट है जो आपका यहाँ यूरेनियम का इस्तेमाल भी होता है, यहाँ जो है आपका प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो थर्मल प्लांट से आपको थोड़ा सा समझना होगा कि थर्मल प्लांट यूज के क्या क्या इसके अलावा यूजेस है, ठीक है। एक मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज होता है, बाकी आप थोड़ा सा अपनी रिसर्च कीजिए और पता कीजिए कि क्या क्या यूजेस होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत देश के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? तो पहला इसमें ऑप्शन है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर आपको पता हो तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये थे भारत के पहले होम मिनिस्टर, ये फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। इनको आप किस नाम से जानते हैं? इनको आप जानते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपके फर्स्ट होम मिनिस्टर बने, साथ साथ में ये पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। ये फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं साथ में। सरदार पटेल को आप कहते हैं आयरन मैन। अब इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? देखिए इनको लौह पुरुष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो प्रिंसली स्टेट थे, जब भारत देश आजाद होता है तो भारत देश के अंदर एक तो बना था पाकिस्तान और एक बना था इंडिया, और साथ में जो प्रिंस थे जिनको आप प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, जहां के प्रिंसेस रूल करा कर रहे थे, उसको फ्री छोड़ा गया था। ब्रिटिशर्स ने कहा था कि भाई आप फ्री हैं भारत या पाकिस्तान किसी को भी ज्वाइन करने में, और उसको जोड़कर एक देश बनाना में जो सबसे ज्यादा जो भूमिका अदा करी है वो करी है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये जो प्रिंसली स्टेट इनको एक साथ लाना, भारत देश को बनाना, ये एक बहुत बड़ा इन्होंने काम किया, इसीलिए इनको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। आज के दिन में अगर आप बात करें तो गुजरात के अंदर स्टैच्यू बना हुआ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट स्टैच्यू है वो इन्हीं को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो गुजरात के थे, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसमें नाम आपको दिख रहा है स्वर्ण सिंह। तो जो स्वर्ण सिंह थे ये थे आपके पंजाब के होम मिनिस्टर रहे हैं, ये बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी बने भारत देश के, ठीक है। तीसरा आपको नाम दिख रहा है बलदेव सिंह, ये थे भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। कंफ्यूज नहीं इंग्लिश में आप, ठीक है। आंसर जो आपका है वो ऑप्शन सी है। सी आपका जो है ऑप्शन है, और ए और बी जो है मैं आपको बता चुका हूँ इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है
तो अभी हम बात कर रहे थे कि कौन भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर बने थे। अब बात करते हैं हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर इसमें ऑप्शन 1 है कुमारा, ये एक्चुअली ये कुमारी है, कुमारी अमृत कौर, जीवी मालवांकर। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। जीवी मालवांकर जो है ये हमारा आंसर है। BR अम्बेडकर आप जानते होंगे। कुमारी अमृत कौर मेरे ख्याल से आप नहीं इस नाम से परिचित हैं कि कौन है ये, ठीक है। ये भी पॉलिटिशियन रह चुकी हैं, ठीक है। सरदार पटेल में अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है वेयर वर द ओलंपिक गेम फर्स्ट हेल्ड। ओलंपिक गेम पहली बार कहाँ हुए, ठीक है। तो ये हुए थे आपके ग्रीस, एथेंस में, ठीक है। और ओलंपिक के बारे में अगर आप पता होगा तो ओलंपिक का क्या है, हर 4 साल में ये होते हैं, ठीक है। 4 साल का टाइम गैप होता है। ओलंपिक का जो सिंबल है वो है, आप 5 सर्कल देखेंगे। ये 5 सर्कल किसको प्रेजेंट करते हैं? ये प्रेजेंट करते हैं 5 कॉन्टिनेंट को, ठीक है। अब कॉन्टिनेंट तो 5 नहीं है, कॉन्टिनेंट तो देखो 6 है, लेकिन 5 किनको ये रिप्रेजेंट करता है? ये 5 रिप्रेजेंट करता है जो मैनली कॉन्टिनेंट है, क्योंकि आपको पता होगा जो अंटार्कटिका है यहाँ कोई भी पॉपुलेशन रहती नहीं है, ठीक है। तो ये जो आप 5 सर्कल देखते हैं ये आपके रिप्रेजेंटेशन है आपके 5 कॉन्टिनेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये है विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। भारत देश के अंदर जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, गैलेंट्री का मतलब होता है बहादुरी, यानी ब्रेवरी का जो अवार्ड मिलता है वो सबसे बड़ा कौन सा वाला है। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि हु इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र। परमवीर चक्र का फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है? और उस क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उसका आंसर मैंने आपको दिया था मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। और उसमें मैंने आपको कहा था कि परमवीर चक्र जो है वो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड भी है, यानी भारत देश के अंदर जो बहादुरी का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है, अवार्ड मिलता है, वो है आपका परमवीर चक्र और उसके रेसिपिएंट है सोमनाथ शर्मा। इसके अलावा वीर चक्र भी आपको मिलता है, महावीर भी मिलता है, शौर्य चक्र भी मिलता है, ठीक है। इनमें पीस टाइम अवार्ड है कुछ, ठीक है। इसका मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं, ये हमारे यूट्यूब में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द रिवर। जो हीराकुंड डैम है ये कौन से रिवर में है? अगेन डैम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहला तरीका यही कि मैं इसमें से आपका आंसर ढूंढूं और मुझे पता हो कि ये कहाँ बना है, लेकिन दूसरा तरीका इसमें ये भी है कि मुझे ये पता हो कि हीराकुंड डैम या ये जो नदियां हैं ये कौन से स्टेट में। तो देखिए हीराकुंड डैम जो है ये आपका है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। अब इनमें से अगर आपको नदी पता है कि नर्मदा कहाँ है, महानदी कहाँ है, गंगा कहाँ है, कावेरी कहाँ है, तो आपका सॉर्टेड है। लेकिन अगर नहीं पता है तो आपके लिए आंसर है महानदी, ठीक है। महानदी है, हीराकुंड डैम उस पर बना हुआ है और ये जो है ये एक लंबा डैम है, ये लॉन्गेस्ट डैम है इनफैक्ट इंडिया का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है अग्नि फर्स्ट इज द नेम ऑफ। अग्नि फर्स्ट जो है ये किसका नाम है? तो अग्नि फर्स्ट जो है क्या एक एयरक्राफ्ट है, क्या एक टैंक है, क्या एक रॉकेट है या एक मिसाइल है? तो आंसर है ये एक मिसाइल है। ये एक शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल है जिसकी की रेंज लगभग 700 से 1200 किलोमीटर है। ये सरफेस टू सरफेस है और इसके अलावा ये 1000 kg का पेलोड कैरी कर सकती है। एक न्यूक्लियर मिसाइल है ये, ठीक है, ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है। ये है अगला क्वेश्चन, द इंडियन नेवी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू। अभी एक क्वेश्चन और आया था, जो इंडियन नेवल एकेडमी है वो कहाँ है? ये है इंडियन नेवी कितने आपके जोन्स में डिवाइडेड है, बेसिकली कितने कमांड्स में डिवाइडेड है? तो इंडियन नेवी की अगर मैं बात करूं ये आपकी डिवाइडेड है 3 कमांड में। ये 3 कमांड है जिसमें से कि 2 कमांड हैं आपके ऑपरेशनल कमांड और 1 कमांड है आपका ट्रेनिंग कमांड, ठीक है। आपका ईस्ट और आपका वेस्ट, ठीक है, ये 2 कमांड हैं। तो ईस्टर्न कमांड है आपका विशाखापट्टनम और जो आपका वेस्टर्न कमांड है ये है मुंबई, ठीक है। और जो आपका ट्रेनिंग कमांड है वो है कोची, ठीक है। तो 3 कमांड हैं आपके इसके इंडियन नेवी के। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। ये कह रहा है हु सेड
गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये स्लोगन किसका था? तो ये स्लोगन था सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इनका एक और स्लोगन था दिल्ली चलो, इनका एक और स्लोगन था दिल्ली चलो, ठीक है। महात्मा गांधी, इनका जो स्लोगन था वो था डू और डाई, डू और डाई इन्होंने दिया था। ये इन्होंने दिया था जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, करो या मरो जैसे आप कहते हैं। दिल्ली चलो इन्होंने दिया था, सिंगापुर से दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। भगत सिंह इनका था इनकलाब जिंदाबाद। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद, इनका एक स्लोगन था कि आज़ाद हूँ आज़ाद ही रहूँगा, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आपको पता होगा, इन्होंने खुद को जो है वो गोली मार दी थी, अंग्रेज़ों के हाथ ये नहीं आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है Which of the former Indian Prime Minister समाधि is called वीर भूमि? वीर भूमि किस प्रधानमंत्री जो हमारे रह चुके हैं पास्ट में, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो समाधि बनी है उसको वीर भूमि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजीव गांधी की समाधि को। राजीव गांधी की समाधि को आप कहते हैं वीर भूमि। जवाहरलाल नेहरू की समाधि को आप कहते हैं शांति वन आप इसे कहते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी की समाधि को आप कहते हैं शक्ति स्थल, आप इसको कहते हैं शक्ति स्थल। राजीव गांधी का मैं बता चुका हूँ वीर भूमि कहा जाता है। जो आपके लाल बहादुर शास्त्री हैं इसको आप कहते हैं विजय घाट, ठीक है। एक और समाधि है आपके महात्मा गांधी, उनको आप कहते हैं राजघाट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने इस क्वेश्चन के आंसर तो आपको मिल गया होगा कि राजीव गांधी। इसके अलावा मैंने आपको 4 और महापुरुषों की समाधि का नाम बताया इसमें, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है करेंसी ऑफ इटली, इटली की करेंसी क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, 4 तो नन ऑफ दीज है। पैसो, तो ये बेसिकली करेंसी नहीं है किसी कंट्री की, ये आप पैसा जैसे आप कहते हैं ये उस तरीके से यूज़ होता है बहुत सारी कंट्री में, रुपए और पैसा, ठीक है, उस तरीके से यूज़ होता है। क्रोन, ये करेंसी है स्वीडन की, ये आपकी स्वीडन की करेंसी है। यूरो, यूरो भी किसी एक कंट्री की करेंसी नहीं है, ये 21 कंट्रीज़ की करेंसी है। और यूरो जो है ये यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं, जो ग्रुप है, उनकी ये कंट्रीज़ हैं। आई थिंक लास्ट वीडियो में भी आया था कि यूरोपियन यूनियन जो है वो सिमिलर करेंसी यूज़ करता है, इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इस डिस्कशन में नहीं जाऊँगा। अभी यूरो जो मैं बता चुका हूँ 21 कंट्रीज़ का, तो इसका आंसर क्या है? देखिए, करेंसी ऑफ इटली, इटली जो है ये EU का मेंबर है, और EU का अगर ये मेंबर है तो इसका आंसर हो गया यूरोपियन यूनियन यानी EU इसकी EU है तो यूरो इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है हेडक्वार्टर ऑफ UNO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो UNO का जो आप हेडक्वार्टर है ये है आपका न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में UNO का हेडक्वार्टर है। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, इसके बाद बाकी लोग कंटिन्यू करेंगे। ये होने जा रहा है स्पिरिचुअल हेड ऑफ तिब्बत, जो है जो तिब्बतन है, जिनके जो स्पिरिचुअल हेड हैं, जिनको आप कहते हैं दलाई लामा, ये कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं आपका धर्मशाला, यानी ये भारत देश के अंदर ही रहते हैं। तिब्बत आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे। जो तिब्बत लोग हैं ये बेसिकली तिब्बत जो कंट्री था, वहाँ चाइना ने जब यहाँ अटैक किया, चाइना ने तिब्बत को अपने कब्जे में लिया, तो वहाँ के लोग थे वो भाग कर आए भारत, और वो यहाँ बन गए रेफ्यूज़ी, ठीक है। उन्होंने भारत देश में क्या लिया? रेफ्यूज़ लिया, ठीक है। रिफ्यूज़ भी 2 होते हैं, REFUSE भी होता है जिसको होता है मना करना, लेकिन GE, ठीक है, रिफ्यूज़ी शरण जिसे आप कहते हैं। तो भारत देश के अंदर वो रेफ्यूज़ी हैं, यानी यहाँ के नेटिव लोग नहीं हैं तिब्बती, लेकिन बहुत सारे तिब्बती आपने भारत देश के अंदर देखे होंगे। धर्मशाला अगर आप जाएंगे तो वहाँ आप
तिब्बतन सेटलमेंट बहुत ज़्यादा देखेंगे। आप देहरादून में भी बहुत ज़्यादा तिब्बती देखते हैं। तो इनके जो गुरु हैं उनको आप दलाई लामा कहते हैं और ये रहते हैं धर्मशाला। तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी खंकरियाल है। तो चलिए मैराथन को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हमारे स्क्रीन पे 21 क्वेश्चन है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार? कौन सा प्लैनेट को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं? तो आपका आंसर है वीनस। क्यों? क्योंकि वीनस सूर्य के पास दिखाई देता है। सनराइज से पहले हम इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं और इवनिंग सनसेट के बाद हम इसे इवनिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, वहीं बात रही जुपिटर की, तो जुपिटर को हम क्या कहते हैं? लार्जेस्ट प्लैनेट। वहीं बात रही मरकरी की, तो मरकरी क्या है? सबसे क्लोजेस्ट है सन के। सैटर्न अपनी 7 रिंग्स के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे वीनस है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल सिस्टम्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया? कौन सा आपका मेडिकल सिस्टम इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है? तो देखिए इसका आंसर है आपका आयुर्वेदा। आयुर्वेदा क्या है? आपका एक प्राचीन और बहुत ही पुराना मेडिकल सिस्टम है। इसमें आप जड़ी बूटियाँ, योगा और प्राकृतिक उपचारों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं होम्योपैथी है आपकी, ये कहाँ पे हुई थी? जर्मनी में शुरू हुई थी और यूनानी हुई थी आपके ग्रीस में। एलोपैथी को आप बोलेंगे मेडिकल सिस्टम और मॉडर्न मेडिकल सिस्टम। वैसे आप एलोपैथी को मॉडर्न मेडिकल सिस्टम बोल सकते हैं। तो ये आंसर और ये ऑप्शन आपके गलत हैं और सही आंसर है आपका आयुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज? तो देखिए कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ क्या है आपकी? रायपुर। जो आपका छत्तीसगढ़ है वो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग बना था। ठीक है, वहीं बिलासपुर क्या है? बिलासपुर आपकी छत्तीसगढ़ की एक सिटी है। भोपाल आपकी मध्य प्रदेश की कैपिटल है। ग्वालियर आपकी मध्य प्रदेश की एक सिटी है। ठीक है, तो आपका आंसर है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन है आपका। द ग्रेट स्कॉलर हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन से स्कॉलर हैं आपके जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा? आंसर है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। वहीं पे देखेंगे अगर हम जवाहरलाल नेहरू जी को, तो ये क्या थे आपके? फर्स्ट PM, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और महात्मा गांधी क्या थे आपके? फादर ऑफ द नेशन। रविंद्रनाथ टैगोर ये आपके नोबेल प्राइज विनिंग पोएट हैं। तो आपको आंसर याद रखना है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, और इन चीज़ों को आप याद रखिए ताकि अगर आपसे क्वेश्चन बदल के पूछा जाए तो आपको बाकी के आंसर्स पता हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अ पर्सन हु मेक्स एंड सेल स्पेक्टिकल इज कॉल्ड? कौन और किसे बोला जाता है जो आपके चश्मों को बेचते हैं? ठीक है, और बनाते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए बहुतों को इसके आंसर पता भी होंगे, जैसे कि इसका आंसर है आपका ऑप्टिशियन। ठीक है, डेंटिस्ट का आपको पता है। देखिए आपके डेंटिस्ट क्या होते हैं? टीथ के डॉक्टर होते हैं, आपके दांतों के डॉक्टर होते हैं। केमिस्ट क्या होते हैं आपके? जो आपको मेडिसिन बेचते हैं। ठीक है, नन ऑफ दिस। तो देखिए आपका आंसर गलत है क्योंकि आपका मेन आंसर हमको मिल चुका है ऑप्टिशियन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन केरला? केरला में कौन सी लैंग्वेज है जो मेन बोली जाती है? तो वो है आपकी मलयालम। मलयालम केरला की ऑफिशियल लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा मलयालम ही बोली जाती है। वहीं और ऑप्शन देखेंगे कन्नड़, तो ये आपकी कर्नाटका में बोली जाती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका तमिल। तमिल आपकी कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। तेलुगु बोली जाती है आपकी आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तेलंगाना में। तो आपका सही आंसर है मलयालम।
बाकी ऑप्शन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ताकि क्वेश्चन चेंज होकर आए तो आप अच्छे से आंसर दे पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। तो देखिए लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है आपकी, कावरत्ती। जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है ये सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है आपकी। वहीं और ऑप्शन देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल। सिलवासा है आपकी दादरा एंड नगर हवेली की। दमन आपकी दमन की ही है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है आपका, कावरत्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मुस्लिम्स पिलग्रिमेज प्लेस मक्का इज इन। देखिए मुस्लिम्स का एक पवित्र तीर्थ स्थल मक्का कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया, ठीक है। और ऑप्शन समझेंगे। कुवैत, कुवैत आपका पेट्रोलियम के लिए फेमस है। वही रहा इराक, इराक आपकी रिवर टिग्रिस और यूफ्रेट्स के लिए फेमस है। जॉर्डन, जॉर्डन आपका डेड सी एंड पेड्रो। पेड्रो क्या है आपकी, कि एंशियंट हिस्टोरिकल सिटी है जो जॉर्डन में है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग चीज़ें इनके लिए फेमस हैं। तो मेन आंसर क्या है आपका, सऊदी अरेबिया, जिसमें मक्का और मदीना दोनों आते हैं, जिसके लिए सऊदी अरेबिया फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विच रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सी रिवर नहीं बहती है, तो आपका आंसर है कावेरी। देखिए कावेरी आपकी साउथ की नदी है जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु में बहती है। इंडस मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इंडस है आपकी, वो पाकिस्तान में बहती है। रावी आपके इंडिया और पाकिस्तान दोनों में बहती है। झेलम भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों में बहती है। तो सही आंसर है आपका कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एनिमल इज इन द लोगो ऑफ WWF। देखिए WWF का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। फॉर नेचर, ये क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके वाइल्ड लाइफ और नेचर को प्रोटेक्ट करती है और उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वहीं पे देखेंगे अगर, देखिए तो इसका आंसर है आपका जायंट पांडा, ठीक है। और बाकी ऑप्शन देखेंगे तो टाइगर क्या है आपका, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है। आपका एलिफेंट नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया है। बियर आपका वाइल्ड मैमल है। ये WWF के लोगों में नहीं आता है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे अमीशा मैम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमीशा बिस्ट। अब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, साउंड एनर्जी इज़ यूज्ड इन। ऑप्शन ए गिटार, ऑप्शन बी ग्राइंडर, ऑप्शन सी मिक्सर, ऑप्शन डी हीटर। अब साउंड एनर्जी क्या होती है, साउंड एनर्जी जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस करती है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो साउंड एनर्जी का बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो गिटार क्या है, गिटार में क्या होता है, जब आप स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन ग्राइंडर, मिक्सर और हीटर, इनका जो मेन काम है वो साउंड को प्रोड्यूस करना नहीं है। भले ग्राइंडर में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसका जो एम है वो साउंड को प्रोड्यूस करना नहीं है। सो ये ऑप्शन, ये वाला और ये गलत होंगे। इसका आंसर होगा गिटार। क्वेश्चन नंबर 32, फूड हैज़ एनर्जी स्टोर, यानी फूड जो हम खाना खाते हैं वो किस एनर्जी में स्टोर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या लाइट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में तो नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक टाइप की मैकेनिकल एनर्जी। जब बॉडी मोशन में होती है तो काइनेटिक एनर्जी पजेस करती है। लेकिन सेकंड ऑप्शन है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्या है, जब फूड आप खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो केमिकल एनर्जी के अंदर आते हैं। सो वो कौन सी एनर्जी बनाएगा, केमिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और लाइट एनर्जी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की सीजीएस यूनिट क्या है। तो ऑप्शन ए अर्क, ऑप्शन बी डाइन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी सेंटीमीटर। अब अगर हम नीचे से देखेंगे तो सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर किसकी है, डिस्टेंस की है। डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट है।
पास्कल किसकी है? प्रेशर की है। और डाइन किसकी है? ये है आपकी फोर्स की। ये सीजीएस यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है। और अर्ग किसकी है? ये है आपकी एनर्जी की। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल। इसमें बोला है सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स किसका है? वाटर का, विंड का, अर्थ का या बायोमास का? अब पहले हम ऑप्शन डी को देखेंगे। ऑप्शन डी में क्या बोला है? बायोमास। बायोमास में सारे लिविंग बींग्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे कि प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट या लीव्स वगैरह सब। सो अब कह रहा है कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है किसका? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बायोमास, क्योंकि बायोमास के अंदर सारे लिविंग बींग्स आ जाते हैं। अर्थ, विंड और वाटर, वाटर और विंड और अर्थ, ये तीन ऑप्शन इसके नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36, विच आर एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल्स। अब आपको बोला है फ्यूल्स का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा ऑप्शन में है? तो फ्यूल्स क्या होते हैं? जो सब्सटेंस बर्न करने पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्यूल्स कहते हैं। अब इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में क्या है? कैरोसिन है। तो ऑप्शन ए कैरोसिन बिल्कुल सही है। फ्यूल क्या है? कैरोसिन आपका एक फ्यूल है। ऑप्शन बी क्या है? कोल, पेट्रोल, डीजल, वुड, कैरोसिन, इसमें सब इंक्लूडेड हैं और ये सारे जो है फ्यूल्स है, क्योंकि ये बर्न करने पर क्या होते हैं? हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आप ऑप्शन सी देखेंगे तो डीजल और वुड, ये भी ठीक है। और ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। सो इस वाले क्वेश्चन में हम टिक किस में करेंगे? जिसमें सब कुछ है। जैसे ऑप्शन बी में देखेंगे आप तो ऑप्शन बी में क्या है? कोल भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, वुड और कैरोसिन। अगर हम एक ही ऑप्शन को टिक करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन भी फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन 35, क्वेश्चन 35 क्या है? कोल इज जनरली फाउंड इनसाइड द। कोल जो होता है, कोल आपका एक टाइप का फ्यूल है, तो कोल जो होता है वो किधर पाया जाता है जनरली? तो ऑप्शन ए में बोला है फील्ड, ऑप्शन बी रिवर, ऑप्शन सी अर्थ और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यानी फील्ड का मतलब है कि ये क्या होता है? खेतों में पाया जाता है, तो ये गलत है। रिवर में नहीं पाया जाता। अर्थ में, तो किस में पाया जाएगा? ये अर्थ में। कोल हमेशा आपको अर्थ के अंडर अर्थ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड इन, यानी पेट्रोल और डीजल का कहाँ यूज होता है? तो पेट्रोल और डीजल का यूज स्टोव्स में होगा, लैंप्स में होगा, कार्स में होगा, कि इनमें से किसी में नहीं होगा? तो अगर हम देखेंगे स्टोव्स क्या होते हैं? स्टोव्स में केमिकल एनर्जी यूज होती है। सो आपका पेट्रोल और डीजल इसमें यूज नहीं होगा। लैंप्स में आप देखेंगे तो आप कैरोसिन का यूज करते हैं जनरली। और कार्स में जब आप कार्स देखेंगे तो कार पेट्रोल और डीजल से ही चलती है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्स। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस इन अ टॉर्च। यानी टॉर्च में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? अगर हम नीचे से शुरू करेंगे तो ऑप्शन डी में देखेंगे इलेक्ट्रिकल, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है फिर लाइट आती है, तो ये गलत हो गया। इलेक्ट्रिकल तो होती है लेकिन लाइट में वो एकदम से नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी देखेंगे तो कह रहा है कि लाइट पहले प्रोड्यूस होगी फिर केमिकल और फिर इलेक्ट्रिकल, तो ये भी गलत है क्योंकि लाइट तो एंड में आता है और ये स्टार्टिंग में रख रहा है, तो ये ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन बी देखेंगे तो ये कह रहा है इलेक्ट्रिकल फिर केमिकल और फिर लाइट, यानी ये वाला जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इलेक्ट्रिकल फिर केमिकल एनर्जी सेल्स में होती है और वो सेल की एनर्जी लाइट पर कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर करंट इज कॉल्ड एन रजिस्टर, एमीमीटर, टेस्टर या वोल्ट मीटर। तो पहले वोल्ट मीटर को देखेंगे तो वोल्ट मीटर जो है ये वोल्टेज नापेगा, वोल्टेज नापता है। टेस्टर जो है ये बताता है कि किसी चीज़ में करंट है कि नहीं है, प्रेजेंस ऑफ करंट। ऑप्शन बी क्या है? एमीमीटर, ये आपको करंट मेजर करके देगा, तो यानी ये वाला इंस्ट्रूमेंट आपका इसका आंसर होगा। रजिस्टर जो है वो रेजिस्टेंस मेजर करता है, सो ये भी इसका आंसर नहीं है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो सबसे पहले बात की जाए तो शुभांशु शुक्ला आपके क्या है, ये है आपके एक एस्ट्रोनॉट, ठीक है, और साथ में ये क्या है, इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्हें आपके इसरो के गगनयान मिशन के लिए क्या किया गया है, गगनयान मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया है। साथ ही में ये जो हिस्टोरिक
एक एक्सियोम मिशन हुआ था, उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्या की थी, यात्रा की थी। अब चलते हैं इनकी बुक्स की तरफ। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स और फायर लिखी गई थी आपकी किसके, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। समझ आया? तो APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा आपकी कौन सी बुक लिखी गई थी, विंग्स ऑफ फायर। और जो आपका सेकेंड ऑर्बिट है वो लिखी गई थी आपकी किसके द्वारा, शुभांशु शुक्ला के द्वारा। अब बात की जाए आपके डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये भारत के जो फर्स्ट आपके प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जिन्हें चाचा जी भी बोला जाता है, उनके द्वारा क्या की गई थी, लिखी गई थी। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है द इंडियन स्ट्रगल, यानी ये लिखी गई थी आपके किसके द्वारा, यानी नेताजी, ये लिखी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपको इतनी चीज़ें क्या रखनी है, याद रखनी है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन स्टेट इज प्राइमरी एंड ट्रेडिशनल होम ऑफ द वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा। तो सबसे पहले बात की जाए जगन्नाथ रथ यात्रा की, तो ये वर्ल्ड का क्या है, ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट हिंदू फेस्टिवल, ठीक है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ, मतलब ये जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो निकाली जाती है कहाँ, उड़ीसा में। और साथ में उड़ीसा से आप याद रखोगे क्या, कोणार्क जो सन टेम्पल है वो भी कहाँ है आपका, वो है आपका उड़ीसा में। जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल से आप क्या याद रख सकते हैं, वेस्ट बंगाल से आप याद रख सकते हैं दुर्गा पूजा, यानी वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है। गुजरात से आप क्या याद रख सकते हैं, तो गुजरात का आपने क्या सुना होगा, गरबा गुजरात में फेमस है, तो गरबा गुजरात में फेमस है, तो गरबे को आप क्या याद रखेंगे कि गुजरात से रिलेटेड है। इसके बाद तमिलनाडु की बात की जाए, तो तमिलनाडु से आपको क्या याद रखना है, तमिलनाडु से आपको रखना है याद भरतनाट्यम, ठीक है, जो कि आपका क्या है, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पूरी उड़ीसा में आपका क्या होता है, जगन्नाथ यात्रा रिलेटेड है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो है हमारा, देखिए, द रिसेंटली कंडक्टेड द एक्सरसाइज वरुणा 2026 विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी वरुणा जो एक्सरसाइज होती है वो आपकी कौन सी कंट्री के साथ होती है। तो वरुणा एक्सरसाइज की बात की जाए तो ये होती है हमारी इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच, ठीक है, समझ आया। तो इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच क्या होती है आपकी, वरुणा एक्सरसाइज होती है। ये सबसे पहले स्टार्ट हुई थी आपकी 1993 में, और बाद में 2001 में इसे नाम दे दिया गया वरुणा, ठीक है। इसमें आप क्या क्या चीज़ें याद रखोगे, ये एक्सरसाइज जो होती है वो होती है बेसिकली दोनों जो आपकी इंडियन नेवी है और फ्रेंच नेवी है उनके बीच इंटर ऑपरेबिलिटी को क्या करना, इंक्रीज करना, और मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंक्रीज करना। इसके अलावा जो आपका फ्रांस है यानी फ्रेंच आर्मी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज होती है वो होती है हमारी क्या, शक्ति, ठीक है। ये होती है इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी की। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के साथ होती है आपकी कौन सी एक्सरसाइज, गरुड़ा। तो इसमें आप इतनी चीज़ें क्या रखेंगे, याद रखेंगे। बात की जाए यूनाइटेड स्टेट की, तो यूनाइटेड स्टेट से आप क्या याद रखेंगे, वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज होती है आपकी वो होती है हमारी USA के साथ। यूनाइटेड किंगडम से आप याद रखेंगे अजय वॉरियर जो एक्सरसाइज होती है वो होती है आपकी यूनाइटेड किंगडम के साथ। और जापान के साथ होती है हमारी जिमैक्स और धर्म गॉर्डियन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने जो आपके क्या है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, एक बार इन्हें आप क्या करेंगे, याद करेंगे। तो बात की जाए जो करंट आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो आपके कौन है, वो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। ये है आपके कौन, ये है आपके 3rd नंबर के, समझ आया। और फर्स्ट थे आपके कौन, जनरल बिपिन रावत जी। सेकंड थे आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। बात की जाए अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये है आपके 31st चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जो कि है आपके जनरल धीरज सेठ। और इससे पहले आपके कौन थे,
तो वो थे आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी। बात की जाए आपके अगर चीफ ऑफ एयर स्टाफ की, तो ये हैं आपके कौन से 28 चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। तो 27 आपके कौन थे, वी.आर. चौधरी थे। तो इन्हें रिप्लेस किया गया था एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह के द्वारा। बात की जाए अगर इंडियन नेवी की, तो ये है आपके कौन से 27 नंबर के, ये है आपके करंट में कृष्णा स्वामीनाथन, जो आपके हैं वो 27 आपके नेवी चीफ हैं। इससे पहले 26 आपके कौन थे, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी आपके क्या थे, 26 आपके नेवी चीफ थे। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द विंबलडन चैंपियनशिप, यानी विंबलडन चैंपियनशिप में मेंस में किसने जीता था। तो देखिए, अलेक्जेंडर जेवरेव की बात की जाए तो इन्होंने क्या जीता था, रिसेंट में फ्रेंच ओपन जीता था, ठीक है। और जो सिनर थे आपके, उन्होंने क्या जीता है, उन्होंने जीत लिया है आपका क्या, विंबलडन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने हराया किसे, यानी ये आपके फ्रेंच ओपन के जो विनर थे, ये विंबलडन जो आपका था उसमें क्या है, ये रनर अप हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिनर हो जाएगा, जेनिक सिनर। अगर बात की जाए नोवाक जोकोविच की, तो ये सबसे ज़्यादा आपके 24 टाइम्स क्या जीत चुके हैं, मैक्सिमम टाइम आपके क्या जीत चुके हैं, ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। अगर बात की जाए लिंडा नोस्कोवा की, तो इन्होंने वुमेन कैटेगरी में क्या जीता है, विंबलडन जीता है। समझ आए, तो इसमें आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये आपके सिनर है और ये लिंडा नोस्कोवा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोनम वांगचुक रिसीव्ड अ वेरी प्रेस्टिजियस एशियन अवार्ड ऑफन कंसिडर्ड द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। तो देखिए, सोनम वांगचुक आपको पता है आजकल आपको क्या देखने को मिल रहे होंगे, न्यूज़ में देखने को मिल रहे हैं, जो कि क्या करंट टॉपिक, यानी जो भी मेल प्रैक्टिसेस हो रही हैं एग्जाम्स में, जैसे आपको पता है नीट में जो पेपर लीक हुआ, उनमें क्या कर रहे हैं, ये आवाज़ उठा रहे हैं। ये क्या है, सोनम वांगचुक एक क्या है, आपके एजुकेशनल रिफॉर्मिस्ट हैं, साथ में वो क्या है, एक साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। तो सोनम वांगचुक की बात की जाए तो इन्हें जो अवार्ड मिला है उसे क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया। तो वो अवार्ड मिला है जिसका कि नाम क्या है आपका, रमन मैग्सेसे अवार्ड। बात की जाए अगर भारत रत्न की, तो ये क्या है, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। जो नोबेल प्राइज़ है वो मिलता है आपके कितने, यानी 6 फील्ड में आपको नोबेल प्राइज़ देखने को मिलेगा। अब चलते हैं आपके ऑप्शन 4 की तरफ। तो ये आपका है पद्मश्री। तो पद्मश्री आपका क्या है, 4th हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का। तो आप इसमें इतनी चीज़ें क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट लीगली रिकॉग्नाइज वुमेन फार्मर्स थ्रू द लैंडमार्क वुमेन फार्मर्स एम्पावरमेंट एक्ट। यानी बात की जाए वुमेन एम्पावरमेंट एक्ट की, तो इन्हें मालिकाना हक दिलाने के लिए ये एक्ट लाया गया। तो बात की जाए इस एक्ट में, तो जो आपका 82% जो वुमेन्स का क्या है कंट्रीब्यूशन है, वो है आपके महाराष्ट्र में। और ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो बेसिकली ये लाया इसलिए गया है क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर वुमेन्स ही क्या करती है, खेतों में काम करती है, फिर भी उन्हें क्या नहीं दिया जाता, उन्हें मालिकाना हक नहीं दिया जाता। एक हिसाब से उन्हें उनके हक देने के लिए एक्ट को लाया गया। इसके अलावा आप क्या याद रख सकते हैं, जो मध्य प्रदेश है आपके लाडली बहना जो आपकी योजना है, ठीक है, लाडली बहना जो स्कीम है उसके तहत आपका क्या जाता है, कैश जाता है, यानी सीबीटी के माध्यम से आपका कैश ट्रांसफ़र किया जाता है वुमेन्स के अकाउंट में। तो इसमें आप क्या याद रखेंगे, महाराष्ट्र जो स्टेट है उसने क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है वुमेन फार्मर एम्पावरमेंट एक्ट। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, द विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच प्रोमिनेंट थीम। तो देखिए, जो विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम था उसकी थीम क्या थी, तो ये थीम थी आपकी क्या, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। यानी जो देखिए विज़न है जो करंट गवर्नमेंट का, उनका मानना है कि 2047 तक हम क्या कर देंगे, यानी नशा मुक्त भारत बना देंगे। तो इनका जो बेसिकल टारगेट है, जो इनका मेन टारगेट है वो कौन कौन से हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, प्लस जो आपके कौन है, यूथ हैं, यानी जिनकी एज क्या है 15 to
25 आपकी एज है, उन्हें ये क्या करेंगे, इसमें टारगेट करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि क्या हो पाए, नशा मुक्त भारत हो पाए। तो ये अभी देखते हैं कितना पॉसिबल हो पाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हु टुक द ओथ एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, सबसे पहले आपको यूपीएससी की बात की जाए तो यूपीएससी क्या करवाती है, यूपीएससी कंडक्ट करवाती है आपके एग्ज़ाम जो कि होते हैं आपके किसके लिए, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके आर्मी में जो क्या होते हैं, एनडीए के पेपर होते हैं, सीडीएस के पेपर होते हैं, यानी ये क्या करवाती है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो सबसे पहले बात की जाए, जो यूपीएससी चेयरमैन का जो टेन्योर होता है जो यूपीएससी चेयरमैन का, वो देखिए वो होता है आपका क्या, या तो आपका ये क्या होता है 6 इयर्स होता है, या तो जो आपका क्या बनता है, कोई भी अगर आपका यूपीएससी चेयरमैन बनता है तो उसकी एज क्या होनी चाहिए, 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये आपकी क्या हो जाएगी, टेन्योर हो जाएगा यूपीएससी चेयरमैन का। तो बात की जाए आपके फर्स्ट ऑप्शन की, तो अजय कुमार आपके कौन है, अभी करंट में यूपीएससी चेयरमैन है। इससे पहले ये क्या थे, आपके डिफेंस सेक्रेटरी जो मनोज सोनी थे, वो आपके इससे पहले क्या थे, यानी अजय कुमार से पहले आपके कौन थे, ये थे आपके यूपीएससी चेयरमैन। अगर प्रीति सुडान की बात की जाए तो ये 2025 में आपकी यूपीएससी की चेयरमैन बनी थी, और ये सेकंड फीमेल चेयरमैन थी जो यूपीएससी चेयरमैन बनी। इसके अलावा जो राजीव मिस्त्री हैं वो आपके एक्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, ठीक है। इसमें आपको इतनी चीज़ें क्या रखनी है, याद रखनी है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी वीबीजी रामजी एक्ट 2025 आया था, जो कि स्टार्ट हो चुका है कब से, 1 जुलाई 2026 से। द गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज हैज़ बीन इंक्रीज। तो यानी जो वीबीजी रामजी जो आपका एक्ट आया था, उसने रिप्लेस किया आपका किसे, मनरेगा एक्ट, ठीक है। मनरेगा एक्ट आपके 2005 को, यानी जो मनरेगा है उसकी फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसे आपके क्या किया, रिप्लेस किया। साथ में आपके डेज जो होते थे पहले कितने, यानी गारंटी मिलती थी कि जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें 100 डेज आपको क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। तो इस एक्ट के अंडर उसे क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया है, और वो कर दिया है आपका कितना, 125 डेज। और साथ में इन्होंने डिसाइड किया है कि 300 पर डे के हिसाब से क्या होंगे, वेजेस आपको मिलने वाले हैं। तो 100 डेज आपका क्या था, मनरेगा के तहत आपको क्या मिलता था, रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट मिलता था। तो इसमें आप क्या रखेंगे, आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किदाम्बी जो श्रीकांत हैं, यानी किदाम्बी श्रीकांत इज़ फेमस इंडियन प्लेयर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, यानी बात की जाए किदाम्बी श्रीकांत की, तो ये 2018 में क्या थे, वर्ल्ड नंबर 1 थे, यानी इनकी रैंक क्या थी उस टाइम, नंबर 1 थी। और ये रिलेट करते हैं किससे, देखिए टेनिस से बात की जाए तो टेनिस में आप क्या क्या नाम याद रखेंगे, तो टेनिस में आप याद रख सकते हैं सानिया मिर्जा होगी, लिएंडर पेस हो गए। तो बैडमिंटन से ये क्या है, ये रिलेट करते हैं। अभी रिसेंट में जो यूएस ओपन था, यूएस ओपन 2026 का, उसमें इन्होंने क्या जीता है, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगर टेबल टेनिस की बात की जाए तो आपके इसमें शरद कमल आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा स्क्वैश में आप क्या याद रख सकते हैं, दीपिका पल्लिकल आप याद रख सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं वो समझ आई होंगी। आपको पता है कि हमने जो यूट्यूब पे फ्री बैच अनाउंस किया है उसमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आप उससे अपनी क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस स्टार्ट से कंप्लीट करना है। मिलते हैं अगले संडे। थैंक यू।